बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा हमारा आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? जो एटम बम के अंदर प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब बोर्ड के एग्जाम में ये डिफिनेशन नहीं लिख कराना है कि एटम बम के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बेटा मैं एक कैडेट कॉलेज में पढ़ाता हूं, और जब नई एंट्री आती है ना, नए बच्चों का जब दाखिला होता है और उनको जब पता चलता है कि भाई मैं पीएचडी हूं, एक डॉक्टर हूं, तो पता है उनका सबसे पहला सवाल क्या होता है? सर आप हमें एटम बम बनाने का फार्मूला बता दें। और भाई मैं एटम बम नहीं बना सकता, प्लीज एटम बम बनाने का फार्मूला मुझे नहीं पता। अच्छा, अब बच्चों रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं पहले, यानी एक जबानी थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर उसके बाद बोर्ड पर समझा देता हूं, और आखिर में आप लोगों को इंशाल्लाह इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। बोर्ड पर मैं लिख दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। रेडियो एक्टिविटी, भाई ये चैप्टर किस चीज के बारे में है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमें पता है ना कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं। सेंटर में कौन सा पार्ट होता है? न्यूक्लियस। और बाहर ऑर्बिट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। बेटा एटम जो होते हैं ना, उनके न्यूक्लियाई दो किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे एटम होते हैं कि उनके न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्या मतलब? मजबूत होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। और कुछ ऐसे एटम भी होते हैं जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्या मतलब है? वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, वो टूटते रहते हैं। बेटा टूटने को बोलते हैं डीके या डिसइंटीग्रेशन। ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, उनके जो टूटने का प्रोसेस है, उनके जो डीके का प्रोसेस है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। और इस फिनोमेना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो चले मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा हमने क्या पढ़ा है? एटम के दो पार्ट होते हैं। सेंटर में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और बाहर कौन सी चीज होती है? ऑर्बिट होते हैं। ये ऑर्बिट मैंने बना दिए। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी दो किस्म के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। मैंने एक ऑर्बिट बनाया ना, अब इलेक्ट्रॉन की तादाद के लिहाज से ऑर्बिट की तादाद क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। न्यूक्लियस मैंने बताया दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से दो किस्म के होते हैं? एक किस्म के न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं? स्टेबल न्यूक्लियस। स्टेबल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की प्लूरल। एक होगा तो न्यूक्लियस, एक से ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियाई। और दूसरी किस्म के कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल न्यूक्लियाई का क्या मतलब होता है? कि ये मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। और अनस्टेबल का क्या मतलब होता है? ये ज्यादा मजबूत नहीं होते। अब मजबूत नहीं होते तो इनमें टूट फूट का प्रोसेस होता रहता है। डिसइंटीग्रेशन या डीके जिसे कहते हैं, डीके का प्रोसेस होता है, या इसे क्या कहते हैं? डिस इंटीग्रेशन। बेटा ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के डीके का जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके। और ये वाला जो फिनोमेना है, ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। बेटा इसकी जो मुकम्मल डिफिनीशन है ना, जो आपकी बुक में लिखी है, वो सारा समझने के बाद आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएगी। अब बच्चों इस रेडियो एक्टिविटी का काज क्या है? इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? जाहिर सी बात है, वजह वही चीज है जिसकी वजह से न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। अब न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो बच्चों देखे ना, कौन सी चीज है जो न्यूक्लियन को आपस में जोड़ कर रखती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में न्यूक्लियस के अंदर जोड़ कर रखती है। उस चीज को क्या बोलते हैं? बेटा वो एक फोर्स है। और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। जी जनाब, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। अब बच्चों ये न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ना, जो न्यूक्लियन को आपस में जोड़ कर रखती है, वही काज है, वही सबब है न्यूक्लियाई के स्टेबल होने का और न्यूक्लियाई के अनस्टेबल होने का। बेटा ये जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं ना, स्टेबल न्यूक्लियाई, इनमें ये वाली जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ये वाली जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स। बैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर।
और जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स होती है। अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स। क्या मतलब बैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स और क्या मतलब अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स? बैलेंस का क्या मतलब होता है? बराबर, मुतवाजन, बराबर। न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर रखना। हर एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होती होगी? मुख्तलिफ होती होगी। बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के हिसाब से उनको कंबाइन रखने के लिए, उनको आपस में जोड़कर रखने के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जितनी फोर्स चाहिए होती है, अगर उसके बराबर फोर्स मौजूद हो तो हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स। यानी जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है न्यूक्लियर फोर्स की, उतनी न्यूक्लियर फोर्स मौजूद है, तो उसे क्या कहेंगे? बैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन बेटा अगर न्यूक्लियन को, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर रखने के लिए, आपस में कंबाइन रखने के लिए न्यूक्लियर फोर्स जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी जरूरत है, उससे कम अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स मौजूद हो तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स होती है। यही अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स सबब है रेडियो एक्टिविटी का। तो काज में क्या लिखेंगे? अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स इज द काज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब इसका काज तो आपको पता चल गया। काज क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियर फोर्स। अनस्टेबल न्यूक्लियर फोर्स। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव डीके है ना, न्यूक्लियर डीके भी जिसे बोलते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इस रेडियो एक्टिव डीके यानी रेडियो एक्टिविटी के रिजल्ट के तौर पर जो नई चीजें बनती हैं वो किस किस्म की होती हैं, यानी प्रोडक्ट क्या है इसका। तो हम लोगों ने अब यहां पर दो चीजें एक साथ पढ़ेंगे। कौन कौन सी दो चीजें? टाइप्स, और दूसरी चीज कौन सी? प्रोडक्ट, कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या चीज बनती है। तो बेटा जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म की चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो आपकी बुक में टाइप्स दी गई हैं वो सिर्फ दो बताई गई हैं, हालांकि टाइप्स बहुत सारी हैं। उनमें से एक बताया गया है कि अगर न्यूक्लियस इस तरीके से टूटे कि उसके अंदर से प्रोटॉन खारिज हो, वो प्रोटॉन इमिट करे, तो पहली जो टाइप है उसमें कौन सी चीज इमिट होती है? प्रोटॉन इमिशन। प्रोटॉन इमिशन, प्रोटॉन को खारिज करना। अब मुझे बताएं दूसरी टाइप में क्या होता होगा? शाबाश जल्दी बताएं। हाँ भाई, प्रोटॉन इमिशन। दूसरे में कौन सी चीज है? न्यूट्रॉन इमिशन। न्यूट्रॉन इमिट होता होगा, न्यूट्रॉन इमिशन। न्यूट्रॉन इमिशन, न्यूट्रॉन का खारिज होना। चले मुझे बताएं अगर प्रोटॉन इमिट होता है तो क्या बनेगा? प्रोटॉन इमिट होता है तो क्या चीज बनेगी? इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। ये जो मैं अभी आप लोग को एग्जांपल समझा रहा हूं ना, ये कोई सही वाली एग्जांपल नहीं है। आपकी बुक में जिस लिहाज से लिखा हो उस चीज को समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। जरा देखें बच्चों, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। कार्बन के एक आइसोटोप है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 10। इसमें बच्चों 6 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, कार्बन 10। अब इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है, एक प्रोटॉन निकल जाता है। मैं माइनस लेकर आगे पी लिख रहा हूं। माइनस क्या मतलब है? खारिज हो रहा है, माइनस हो रहा है, निकल रहा है। प्रोटॉन निकल गया। अब बताओ क्या बनेगा? ये जरा देखें कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आप बताएं कितने प्रोटॉन होंगे? शाबाश, एक प्रोटॉन निकल गया, पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 5। न्यूट्रॉन उतने ही 4। बताएं ये कौन सा एटम है? बेटा एटम की पहचान, एलिमेंट की पहचान प्रोटॉन की तादाद की बेस पर होती है। इसमें प्रोटॉन 6 है। आपको पता है 6 प्रोटॉन किस में होते हैं? कार्बन में। तो ये कार्बन है। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर कितना है? 10 है। अब बताएं ये भी क्या कार्बन है? नहीं, इसमें प्रोटॉन की तादाद चेंज हो गई है। कितनी? 5।
तो पता है 5 प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। तो 5 एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है, कार्बन का नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये बोरोन बन गया है, बोरोन 5 बोरोन, मैस इसका कितना होगा 9। तो अब जरा देखें ना, इमिशन प्रोटॉन की हुई है, प्रोटॉन इसने इमिट किया है। जब प्रोटॉन इमिट करता है तो क्या होता है, क्या वही एलिमेंट रहता है? नहीं, नया एटम बनता है और उस नए एटम का ताल्लुक बिल्कुल एक नए एलिमेंट से होता है, कार्बन वाले एलिमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो एटम होता है जिसमें रेडियोएक्टिव डीके हो रहा होता है, इसको कहते हैं पेरेंट एटम। ये कहलाता है डॉटर एटम, पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटम इज कन्वर्टेड इनटू, एटम is transformed, converted, change is transformed into a new atom of a new element, of a new element। इसका ताल्लुक ही नए एलिमेंट से, बिल्कुल एक नया एलिमेंट बन गया। अब बच्चों अगर न्यूट्रॉन एमिशन होती है तो फिर क्या होगा, जरा समझते हैं इसको। ये हमारे पास एक एटम है कार्बन का, कार्बन 14। इसमें बेटा 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन। अब इसमें एक न्यूट्रॉन इमिट होता है, प्रोटॉन नहीं, माइनस क्या लिखूंगा, न्यूट्रॉन। अब जरा बताएं जो चीज बनेगी, शाबाश खुद समझदार हैं, बताएं क्या बनेगा। एक न्यूट्रॉन निकला है, देखो बेटा पहले 6 प्रोटॉन थे, एक न्यूट्रॉन निकल गया, तो बताएं पीछे कितने प्रोटॉन रह गए? भाई प्रोटॉन 6 ही रह गए। क्यों 6 रह गए? शाबाश, क्योंकि न्यूट्रॉन निकला है ना, प्रोटॉन तो नहीं निकला। अब बताएं न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन 7 हो गए, 7 हो गए, एक न्यूट्रॉन निकल गया। अब बताएं ये वाला कौन सा एटम है, ये वाला एटम कौन सा है? बेटा ये वाला जो एटम है ना, ये वाला एटम कार्बन कहलाएगा, कार्बन का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 6, और 6 जो प्रोटॉन होता है वो कार्बन का होता है। बताएं इसका मैस नंबर, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, ऊपर यहां पर मैस नंबर, मैस नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने? 6 प्लस न्यूट्रॉन 8, 6 प्लस 8, शाबाश जल्दी बताएं कितने हो जाएंगे? 14, 14। अब बताएं ये कौन सा एटम है, कौन से एलिमेंट से इसका ताल्लुक है? 6 प्रोटॉन है, क्या मतलब ये भी कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। ऊपर मैस नंबर क्या लिखेंगे? 13। तो आपको पता है कि ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, तो वो आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप। और आइसोटोप का ताल्लुक एक ही एलिमेंट से होता है। तो क्या मतलब यहां पर कोई नया एलिमेंट नहीं बना, जैसे इसमें नया एलिमेंट बन गया, नया एटम तो बना है लेकिन इस नए एटम का ताल्लुक इसी एलिमेंट से है। और ये जो नया एटम है, ये पहले वाले एटम का क्या बन गया? आइसोटोप। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इट्स आइसोटोप, एटम is transformed into its isotopes। अब बच्चों ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने नहीं लिखनी। अब कौन सी एग्जांपल लिखनी है? आपकी बुक में 2 एग्जांपल दी गई हैं, 2 एग्जांपल दी गई हैं। उनमें एक जो एग्जांपल है ना, जरा मैं जहां समझा रहा हूं फिर लिख भी दूंगा, उनमें से एक जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल पहली जो एग्जांपल है जरा समझें, उसमें वो कह रहे हैं कि कार्बन 14, कार्बन 14, ठीक है, ये कार्बन 14 है, इसमें 6 प्रोटॉन है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं, 8 न्यूट्रॉन है। इसको बोलते हैं कार्बन 14, 6 कार्बन 14। ये बेटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है? नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन 14 के अंदर, 7 नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब नाइट्रोजन में तो 7 प्रोटॉन होते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रोटॉन लिखेंगे 7 और न्यूट्रॉन भी 7, क्योंकि ये जो नंबर आता है ना, इसमें से ये नंबर माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो 14 माइनस 7 कितने जाएंगे? 7। अब बताएं यहां पर क्या हुआ है, इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन इमिट हुआ है, प्रोटॉन इमिट हुआ है। बेटा एटम के अंदर से न तो न्यूट्रॉन इमिट हुआ है न प्रोटॉन इमिट हुआ है,
हुआ क्या है, जरा देखें, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, एक न्यूट्रॉन कम हो गया। इसका मतलब ये हो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस कहां पर हो रहा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा होता है। यहां पर रेडियोएक्टिव डीके तो हो रहा है, लेकिन किस तरीके से डीके हो रहा है कि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। उसके अलावा इसके अंदर एक और एग्जांपल दी गई है, मेरे ख्याल में यहां समझा देता हूं दूसरी एग्जांपल, यहां ज्यादा बेहतर रहेगी। दूसरी एग्जांपल ये दी गई है कि यूरेनियम के आइसोटोप है, पढ़ा था ना हम लोगों ने यूरेनियम के 3 आइसोटोप, यूरेनियम 234, 235, 238। तो यूरेनियम 238 बेटा, इसमें डीके का प्रोसेस होता है, रेडियोएक्टिव डीके का प्रोसेस होता है, और ये लेड 206 में कन्वर्ट हो जाता है। लेड की सिंबल होती है पीबी, 206 में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा देखें यहां पर हो क्या रहा है। ये डीके हो रहा है, क्या मतलब? ये स्टेबल न्यूक्लियस है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। क्या मतलब? इसके अंदर जो फोर्स है वो कौन सी है? अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स है, अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन ये स्टेबल है, ये आगे नहीं टूटेगा, ये स्टेबल है। क्या मतलब? इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स कौन सी है? बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स है। अच्छा, आप एक और बात भी सुन लें, ये यूरेनियम 238, 206 बहुत ज्यादा फर्क आ गया ना, जरा देखें मैथ्स में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। इसका मतलब ये हो कि ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में लेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, बीच में बहुत सारे स्टेप हुए। यूरेनियम 238 पहले यूरेनियम 234 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, थोरियम फिर आगे रेडियम में, फिर पोलोनियम में, फिर लेड में कन्वर्ट होता है। यानी ये बार बार रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस चलता रहता है, उस वक्त तक चलता रहता है जब तक न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस ना हो जाए। क्या मतलब? न्यूक्लियस स्टेबल ना हो जाए। आप जरा देखें ना, यूरेनियम 238, 234 यूरेनियम कन्वर्ट हुई, वो आगे फिर किस में कन्वर्ट हो गई? थोरियम। क्या मतलब? यूरेनियम 234 के अंदर भी न्यूक्लियर फोर्स अनबैलेंस थी, वो फिर थोरियम में कन्वर्ट हो गई, थोरियम फिर आगे किसी और में कन्वर्ट हो गई, वो किसी और में कन्वर्ट हो गई। क्या मतलब? वो सारे अनस्टेबल थे, उनके अंदर न्यूक्लियर फोर्स क्या थी? अनबैलेंस थी। लेकिन लेड के अंदर न्यूक्लियर फोर्स कौन सी हो गई? बैलेंस्ड हो गई। आप जरा देखें, इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स अनबैलेंस्ड है, ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन ये स्टेबल है। क्या मतलब? इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस्ड है। तो बच्चों जरा देखें, जो कुछ भी पढ़ा है उसको मैं एक शॉर्ट वे में रिव्यू करता हूं, जरा सुने बेटा। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़कर रखने वाली जो फोर्स होती है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दो किस्म की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर न्यूक्लियर फोर्स अनबैलेंस्ड होगी तो न्यूक्लियाई जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे, लेकिन अगर न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस्ड होगी तो न्यूक्लियाई भी स्टेबल होंगे। रेडियोएक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है वो अनबैलेंस्ड न्यूक्लियाई में होता है। अब अनबैलेंस्ड न्यूक्लियाई है, क्या मतलब? वो कमजोर हैं, टूट जाते हैं। तो न्यूक्लियस के टूटने का जो प्रोसेस होता है उसको डीके या डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया है रेडियोएक्टिव डीके, और ये फिनोमेना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। अब इसका सबब काज क्या है? जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। अब ये आपके कोर्स में जो दिए गए ना, वो दो किस्म की इसकी टाइप्स लिखी है। कौन कौन सी दो टाइप्स? एक है प्रोटॉन एमिशन, दूसरा है न्यूट्रॉन एमिशन। प्रोटॉन एमिशन में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रोटॉन एमिट कर देता है। जब प्रोटॉन एमिट करता है तो बिल्कुल एक नया एटम बनता है जिसका ताल्लुक नए एलिमेंट से होता है। और न्यूट्रॉन एमिशन क्या मतलब है? न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एमिट करता है। जब न्यूट्रॉन एमिट करता है, प्रोटॉन की तरह सेम रहती है, क्या मतलब? एलिमेंट सेम होता है, लेकिन मैस नंबर एटम का क्या हो जाता है? चेंज। क्या मतलब? उसका आइसोटोप बन जाता है, कोई नया एलिमेंट नहीं बनता इस तरह। अब ये दो आपके कोर्स में एग्जांपल दी हुई थी जो मैंने बता दी, और साथ एक और बात जो याद रखनी है वो ये है कि रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है, उस वक्त तक चलता रहता है जब तक न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस ना हो जाए। अब बच्चों इन्हीं चीजों को मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स बन जाए। अब बच्चों ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, फिर तरीके से ये आपके नोट्स बन गए। ये सारी वही बातें हैं जो इससे पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, लिहाजा मैं आप इसको दोबारा पढ़ूंगा नहीं, दोबारा समझाऊंगा नहीं। बहुत इजी वर्डिंग में मैंने लिखा है, आप लोग इंशाल्लाह थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात का मैंने इजाफा किया है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, रेडियो आइसोटोप्स, या इन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप क्या मतलब? एटम्स। आइसोटोप एटम ही होते हैं ना बेटा,
ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट होता है आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो आइसोटोप एटम ही होते हैं। अब रेडियो आइसोटोप क्या मतलब? ऐसे आइसोटोप जिनके न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिव डीके का प्रोसेस होता रहता है, जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, टूट फूट का शिकार होते रहते हैं। तो वो वाले आइसोटोप या वो वाले एटम या वो वाले एलिमेंट रेडियो आइसोटोप या रेडियो एटम या रेडियो एलिमेंट कहलाते हैं, या उन्हें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। अब बेटा इनके न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होते हैं? पहले हम लोग ने वहां पर वजह पढ़ी है ना, कौन सी? अनबैलेंस्ड न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन साथ यहां पर उन्होंने एक और बात भी लिख दी है, कौन सी? कि इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो अनस्टेबल होता है और न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो यही वजह है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? अनबैलेंस होती है। अब न्यूक्लियर के अंदर अगर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना तो उस वक्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ कर रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा? न्यूक्लियस टूट जाएगा। न्यूक्लियस के टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर डीके या रेडियो एक्टिव डीके। तो बेटा जिन एटम में, जिन आइसोटोप में रेडियो एक्टिव डीके यानी रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है, वो वाले एटम क्या कहलाते हैं? रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।